भारतवर्ष में ऐसे कई नेता उभरे जो शुरुआत में इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने कार्य के वजह से लोग इन्हें अपने दिल में बसा लिए और महान नेता बन गए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। इनकी वजूदगी जो है अपने आप को श्रद्धा से और कई कठिनाइयों से गुजरते हुए लोग के जनहित में उनके सोच के तहत अपनी सोच और अपने इरादे मजबूत करके लोगों के हित में सोचा था। इसलिए आज इन नेताओं ने प्रजा के दिल में बस गए। बहुत सारे नेता एक साधारण परिवार से उभरे हुए हैं, लेकिन इनकी अटल मेहनत, अचंचल कृषि और अपने आप को प्रजा के सन्निहित करने में सफलता के वजह से ये महान नेता बने। आजकल नेता बनना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि जो शख्स जब तक एक साधारण मनुष्य रहता, उसका परिवार होता है, अपने आप को अपने परिवार से दूर रखना पड़ता है और जनता के करीब होना चाहता है। जब जनता के लिए वक्त निकालता है तो ये आम आदमी जनता का हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है। फिर भी अपने अटल अचंचल प्रजा सेवा के इरादे में कोई ठेस पहुंचने नहीं देता। इसलिए प्रजा इनको अपना नेता मानता है। अपने लिए जो शख्स सोचता है उसे प्रजा अपने दिल में और सर पे रखता है। आज बहुत सारे लोग नेता बनने के चक्कर में हैं, लेकिन अपने आप को उसका काबिल बनाना सबसे अहम चीज होता है। इंकलाब टीवी ऐसे कुछ नेताओं को आपसे मिलवाना चाहता है, उनके राजनीति प्रस्थान को आपके सामने रखना चाहता है। आजकल के राजनीतिक दुनिया में कई सारे उभरते हुए सितारे हैं। ये अपना प्रस्थान इस तरह शुरू करे कि एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से, न जाने कल ये किस हद तक अपना प्रस्थान कर गुजरेंगे। इसलिए इंकलाब टीवी ऐसे कुछ उभरते हुए सितारों को आपके सामने लाता है। राष्ट्रीय जनता दल के एक उभरते हुए सितारे, वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक कुमार आलोक आज हमसे मिलने हैं। आइए जानते हैं इंकलाब टीवी चैनल की विशेष खास बातचीत में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक कुमार आलोक के राजनीतिक जीवन का सफर कैसा रहा। गरीबों का मसीहा मैं नहीं बल्कि मोहम्मद साहब, प्रभु श्री राम जी, गुरु नानक और ईसा मसीह थे। अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सामाजिक न्याय के तहत मूलभूत सुविधा और उन्हें उनका हक दिलाना ही मेरा परम कर्तव्य है। ये बातें भागलपुर के नाथनगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सह राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक उर्फ आलोक यादव ने इंकलाब टीवी से खास बातचीत के दौरान कही। दरअसल इंकलाब टीवी चैनल के राजद ब्यूरो मोहम्मद कामरान आलम से डॉक्टर अशोक कुमार मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर राजद की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। वहीं जब उनसे शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पंडित नेहरू का 15 अगस्त 1947 का सपना हर किसी का विकास और हर किसी को न्याय साकार होता तो वह कभी भी राजनीति में नहीं आते। उन्होंने कहा कि भागलपुर का नाथनगर सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ से अधिकतम सत्ता पक्ष का ही विधायक रहा है, बावजूद इसके नाथनगर विकास से कोसों दूर है। यही नहीं, डॉक्टर अशोक ने कहा कि अगर उन्हें एक बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो वह दिखा देंगे कि विकास किसे कहा जाता है और विकास कैसे होता है। जबकि उन्होंने राजद के जिला पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजद परिवार में शामिल होते ही उनका सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करने का दंभ भरते हुए कहा कि इस बार हर बिहारी मौजूदा जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, यह प्रदेशवासियों का सपना है। इसी क्रम में उन्होंने नाथनगर की सीट भारी मतों से जीतकर आरजेडी की झोली में डालने की बात कही है। इनकी राजनीति प्रस्थान आइए सुनेंगे इन्हीं की जुबान। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजद के कार्यकर्ता अशोक कुमार आलोक जी। आइए जानते हैं
कि अपना राजनीतिक सफर कितनों दिनों में यहाँ तक पहुँचे। हमारे साथ अशोक जी हैं, मैं बात करता हूँ अशोक जी से। आप बताएंगे कि किस तरह से अपना राजनीतिक सफर यहाँ तक तय किया है। नमस्कार, मैं आपका आलोक। बहुत सुंदर सवाल हैं आपके कि राजनीतिक सफ़र मेरा यहाँ तक कितने दिनों में तय किया, कैसे तय किया। तो मैं सबसे पहले बता दूं अपने चाहने वालों को और ये भागलपुर और बिहार की जो जनता है, मैं उसे नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राजनीतिक सफ़र लगभग 6 वर्ष का मेरा है। लगभग 6 वर्ष पूर्व मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन समाज सेवा, सामाजिक जीवन की शुरुआत मेरे 20 वर्ष पहले हुई थी। 2000 ईस्वी से ही हम लोगों ने समाज के लिए, समाज में शिक्षा के विकास के लिए, आपदा खास करके बाढ़, भूकंप, आग, इन सभी चीज़ों में हमारी संस्था मिलजुल करके काम करती थी। और धीरे धीरे 2015 तक आते आते ये सफ़र राजनीति के साथ शुरुआत हो गई। ये अचानक पता भी नहीं चला कि ऐसी इच्छा कैसे हो गई, क्यों हो गई। इसके पीछे भी कई कारण हैं और निश्चित तौर पर मैं पढ़ लिख करके, और हमारी पूरी टीम शैक्षणिक लोगों की टीम है, सभी पढ़े लिखे विद्वानों की टोली है और ये समाज सेवा सबों के जेहन में है, दिमाग में है और मेरे तो खून में ही समाज सेवा है और वही मैं कर भी रहा था। लेकिन जब मैं सर उठाकर देखता था और उम्मीद के किरण से देखता था कि आखिर समाज के लिए दुख की घड़ी में कौन किसी को मदद करने आएगा, अगर समाज में किसी को क्षमता है काम करने का तो वो कौन सा पदधारी है। और जब चूंकि मैं राजनीति भी पढ़ा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारत का हिंदुस्तान है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 चीज़ में बटी हुई है। और ये चौथा स्तंभ जो अभी आप सवाल कर रहे हैं, जिनके पास सवाल करने का हक है, वो मीडिया, ये चौथा स्तंभ है। लेकिन जो सर्वोच्च स्थिति पर है विधायिका, और विधायिका के जो स्तंभ हैं, आप अगर देखें विधायिका को अगर आप भागों में बांटते हैं तो राज्य सभा सर्वोच्च संस्था है, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यों में विधान परिषद जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा, उसके बाद पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि माननीय सम्मानीय और पूरे विश्व के पुरोधा महात्मा गांधी जी के बातों से शुरुआत हुई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज। लेकिन एक भी व्यक्ति को अगर यह आप खोजें या ढूंढने का प्रयास करें कि वो समाज के लिए सही मायने में, व्यक्ति के लिए सही मायने में कुछ करना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू ने जो 1947 को 15 अगस्त के मध्य रात्रि को कहा था कि उस अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास किया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति है जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए आंसू पोंछने का काम करते हैं। और जब मुझे सवाल आया कि ऐसा कोई नहीं है, कम है, लोग बरगलाने वाले हैं, बेवकूफ़ बुलाने वाले हैं, और जो कुछ वैसे लोग हैं तो थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तब मुझे लगा कि मैं नौकरी करके सिर्फ अपने परिवार की सेवा कर सकता हूं और मुझे अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, अधिक से अधिक लोगों को मदद करने की आवश्यकता थी। क्योंकि मैं जहां भी जाता था सिर्फ और सिर्फ समस्याएं। आप थाना पर जाइए, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। आप हॉस्पिटल जाइए, कोई आपका इलाज कराने वाला नहीं। आप ब्लॉक चाहिए, बीडीओ साहब आपकी बातों को ठीक से नहीं सुन रहे हैं। आप अंचल जाइए, सीओ साहब आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ये तो प्रखंड के हालात हैं। आप जिला में जाएंगे, फिर आपको कौन देखने वाले हैं? डीएम साहब, एसएसपी साहब? नहीं, कोई नहीं। फिर क्या आप बिहार जा रहे हैं, मुख्य सचिव आपकी बात को सुन रहे हैं, डीजीपी महोदय आपकी बात को सुन रहे हैं? बेकार, ये ढपोर शंख हैं, इससे कहीं से आवाज नहीं आते। सुर कहां से आएंगे, ताल कहां से आएगा, लय कहां से आएगी? कहीं कुछ भी नहीं है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके काम होंगे। आपके पास पावर है, आपके काम होंगे। आपके पास शक्ति है, आपके काम होंगे। अगर आप कमजोर हैं, लाचार हैं, बेचारा हैं, बेबस हैं, बेवा हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। इन तमाम चीज़ों से, इन हालातों से जब मैं रूबरू होने लगा तो सने धीरे धीरे मन में ये बात घर करने लगी कि शायद मुझे राजनीति में आना चाहिए। समाज सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, नौकरी को छोड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक लोग कब तक अपनी बातों को बोलकर झुठलाते रहेंगे, अपने जुबान पर कब तक कायम रहेंगे?
लेकिन मुझे भी वहाँ पर यही दिखाई पड़ा कि यहाँ पर भी कोई अपनी बातों पर कायम नहीं रह रहे हैं। और उसी बीच नाथनगर की जनता ने मुझे अपार बहुमत देकर जिला पार्षद बनाया। तो अब तो जनता की जिम्मेदारी, उनके सुख दुख की भागीदारी मेरा एक अभिन्न हिस्सा हो गया था। एक तरफ मैं जिला पार्षद था, दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष था। लेकिन जब मैंने कई मुद्दों पर, कई बातों पर जब मुझे ये लगा कि नहीं, ये समाज सेवा तो ये कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता को वो समझा नहीं पा रहे हैं या तो जनता उनको समझ नहीं पा रही है। और मैं एक बात को लेकर के दुखी रहा कि स्टेटमेंट का चेंज होना, बार बार स्टेटमेंट का चेंज होना, ये मुझे अंदर तक घायल कर दिया। और उपचुनाव का समय आ गया, नाथनगर विधानसभा के उपचुनाव का समय आ गया। और मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि नेतृत्व की इच्छा थी कि मैं चुनाव न लड़ूं। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि वो किनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, छोटी मुंह बड़ी बात मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन तब तक मुझे जनता ने एहसास कराया कि नहीं, आप अब हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, जनता से आपका रिश्ता नाता हो गया है। तो जो बात को बार बार बदलते हैं उनके साथ आप न रह करके जनता से रिश्ता बना लीजिए। और जनता के कहने पर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता के आह्वान पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता के पैसों पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपको मैं बता दूं कि जनता ने मुझे लगभग 8 लाख रुपये चंदा दिए और मैंने उनके पैसे से चुनाव लड़ा। मैं प्रणाम करता हूं नाथनगर विधानसभा की जनता को, मैं आदाब करता हूं, सलाम करता हूं नाथनगर विधानसभा की जनता को कि उन्होंने उस उपचुनाव में, जिस समय की पूरे बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नाथनगर विधानसभा में कैंपेन किए हुए थे, उस समय लगभग महत्वपूर्ण बेशकीमती 14,000 वोट मुझे दिया। मैं ऋणी हूं जनता का। और इस जीवन उसी 14,000 वोट के सहारे अगर मैं जनता का जीवन प्रयत्न सेवा नहीं किया तो ये जीवन मेरा बेकार है। मुझे और जनता से कुछ भी आशा नहीं है। वह उन्होंने मुझे अपना नेतृकर्ता चुना, उन्होंने मुझे अपना सहारा चुना, मैं उसका लाठी, उसका सहारा बनकर रहूंगा और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तत्पश्चात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजद के जिला के वरीय पदाधिकारी का, राजद के प्रदेश के वरीय पदाधिकारी का और माननीय विपक्ष के नेता और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों की इच्छा हुई कि आलोक समाजवाद के नारा को बुलंद करे, आलोक गरीबों की आवाज को बुलंद करे, आलोक मजलूमों की, बेकसों की आवाज को बुलंद करे, वह राजद परिवार का हिस्सा बने। और जब मैंने सोचा समझा तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर कोई गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, अगर कोई अकलियतों की लड़ाई लड़ रहा है, कमजोरों की लड़ाई लड़ रहा है, समाजवाद के सिद्धांत पर कोई चल रहा है और जनता से सत्य रूबरू कर रहा है, कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, तो वो पार्टी राजद है। राजद ही जनता के सुख दुख की लड़ाई लड़ रहा है। और तब मैं पुनः राजद के जिला के सभी वरीय पदाधिकारी और प्रदेश के वरीय पदाधिकारी और तेजस्वी जी के समक्ष जाकर के मैंने राजद का सिपाही बनना कबूल किया। और आज मुझे फख्र है, मुझे गर्व है कि मैं राजद का सिपाही हूं। एक कोरोना महामारी को लेकर निजी स्कूल वाले लोग जो परिजन को परेशान फीस के लिए कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है। इस विषय में पहले मैं ये कहूँगा कि निज पर शासन फिर अनुशासन। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक निजी विद्यालय को चलाता हूँ और किड्स हेवन अ प्ले स्कूल मेरे ही यहाँ पर चलता है। और सबसे पहले मैंने लोगों की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया कि किसी भी अभिभावक से, जब तक कोरोना काल रहेगा, मैं किसी भी अभिभावक से फी नहीं लूंगा और मैंने उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया फी से। लेकिन साथ ही साथ मैंने यह भी निर्णय लिया कि हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जहां तक संभव होगा मैं उसे वेतन पे करूंगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए। अगर निजी विद्यालयों की कुछ समस्याएं हैं तो आप उसे कोऑपरेट करें, उनसे बात करें। लेकिन इस महामारी में जहां पर लोग बेरोजगार हो गए हैं, 2% लोगों को सरकारी जॉब है, वो भी जॉब छीना जा रहा है केंद्र सरकार की कृपा से, बिहार सरकार की कृपा से। तो आप ऐसे में लोगों को उनके साथ जबरदस्ती ना करें। आप निजी विद्यालयों को निर्देश दें
कि आप उनके साथ फी के साथ ज़बरदस्ती ना करें, उन्हें फी से मुक्त करें, क्योंकि यही बच्चे पढ़ लिख करके देश के होनहार होंगे, देश के कर्णधार होंगे। तो उन बच्चों को मानसिक स्थिति पर असर ना पड़े, अभिभावक परेशान ना हो, उनको विद्यालयों के द्वारा छूट मिलनी ही चाहिए। बिहार के अंदर में कोरोना महामारी चल रहा है, इस कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग का क्या रवैया है, इसके बारे में जानकारी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। आप ये सोच लें कि ये कहते हैं कि मैं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हूं और दुनिया में सबसे तेज हूं, सबसे आगे हूं। ये चीन से भी सबसे आगे हैं। लगभग 10 करोड़ कोरोना का चेकअप चीन में हो चुका है, 10 करोड़ से कुछ ही कम बचा हुआ है, और 1 करोड़ पर आप पहुंचे हुए हैं और आप कहते हैं मैं सर्वोपरि हूं। आश्चर्यजनक है। कोरोना महामारी में बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 20,000 मैं प्रतिदिन सैंपल चेक करूं, 20,000। और भागलपुर के जो मायागंज अस्पताल हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल हैं। यहाँ पर झारखंड के 5 जिलों से भी लोग आते हैं। बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है उसके क्षेत्र के पश्चिम के क्षेत्र से यहाँ पर लोग आते हैं। पूरा जो कोसी के क्षेत्र है यहाँ पर आते हैं, और आए दिन 4 दिन पर आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। मायागंज में कार्टेज खत्म होने से सैंपल प्रभावित, और आप कहते हैं कि 20,000 में कोरोना जांच कर रहा हूं, लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। अरे भाई, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरा भांजा पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन जब मेरा भांजा प्रॉब्लम में आ गया, दिक्कत में आ गया, लक्षण उसमें आ गए और मैं प्रयास करता रह गया, उसकी जांच नहीं हो सकी, तो ये क्या लोगों की जांच करेंगे, क्या गरीबों की जांच करेंगे? आपको नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है, आखिर क्या बात है? मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये इतना बड़ा तमगा, ये गरीबों का मसीहा, ये तो बहुत बड़ा तमगा है। मैं पहले प्रणाम करता हूं वैसे लोगों को जो मुझे ये संज्ञा देते हैं गरीबों का मसीहा, बल्कि मैं समझता हूं कि मैं गरीबों का सेवक हूं, कमजोरों का सेवक हूं। मैं बेकस और बेचारों का आवाज़ बनना चाहता हूं, शायद इसलिए वो मुझे ऐसी संज्ञा देते हैं। 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, भूकंप हो, बाढ़ हो, आग हो, कोरोना की समस्या हो, मैं जनता के बीच हूं, मैं जनता के साथ हूं। सुख में, दुख में, उनके सुख से मेरा सीना चौड़ा होता है और उनके दुख से मैं दुखी होता हूं, उनको मदद करने का प्रयास करता हूं। मेरा ये प्रयास जाति और धर्म से ऊपर होता है, शायद इसलिए लोग मुझे प्यार देते हैं, लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं। बस यही है वो परिचय मेरा। और रह गई बात मसीहा की, तो मुझे लगता है कि ये जीवन अगर मैं सही तरीके से जनता के लिए गुजार दूं, जनता की सेवा में गुजार दूं, तो मैं सच्चा सेवक कहलाऊंगा, तो मैं जनता का सच्चा प्रतिनिधि कहलाऊंगा। रह गए मसीहा की बात, तो मसीहा तो कभी कभार ही पृथ्वी पर आते हैं। वो मसीहा थे मोहम्मद साहब, और वो मसीहा थे राम हो, रहीम हो, ये सभी वो मसीहा थे। हम लोग कोई मसीहा नहीं हैं, हम एक सच्चा प्रतिनिधि हैं, सच्चा सेवक हैं।